सज्जनों और यहाँ उपस्थित सभी योद्धागण, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन को कि उन्होंने वो इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं जिसमें सैनिकों को याद किया जा रहा है। ये एक बहुत तारीफ़ की बात है, क्योंकि सैनिकों को ऐसे याद करना, जो याद करता है, जो अपना इतिहास को याद करता है, वही आगे सफल होता है। तो ये एक बहुत बड़े, मेरे लिए एक बहुत बड़ा गौरव है कि मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे जनरल सगत सिंह के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है। और आप सब जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो सीनियर्स हैं मेरे, वो सब जनरल सगत के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जनरल सगत के परिवार यहाँ पे उपस्थित है, तो मेरे पास कहने के लिए मैं कुछ नया बताऊं ऐसा नहीं है, पर मैं किस बात से प्रभावित हुआ वो मैं कुछ साझा करना चाहूँगा। 1993 में जब मैं आईएमए में सेलेक्ट हुआ था और मैं आईएमए के लिए जा रहा था, तो फादर ने मेरे को बोला कि आईएमए में कंवर जी भी थे। मेरे दादू साहब को पिताजी कंवर जी बोलते हैं, मेजर प्रताप सिंह, वो इस दुनिया में नहीं है। तो पिताजी ने बताया कि वो और जनरल सगत सिंह कोर्समेट थे और एक रूम में रहते थे। तो मेरा जनरल साहब से ये कनेक्शन है और पापा का कर्नल रणविजय सिंह से बहुत पुराना परिचय है, परिवार से बहुत परिचय है। और मैं जनरल सगत सिंह की कहानियाँ सुन के ही सेना में बड़ा हुआ हूँ। जनरल सगत जैसा उदाहरण मुझे तो दूसरा देखने को नहीं मिलता कि एक सवार से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचना, ऐसा उदाहरण मुझे कोई दूसरा देखने को नहीं मिलता है कि वो गंगा रिसाला में सवार थे और फिर वो 4 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे। आप उनकी इनिशियल जो मैंने खोजने की कोशिश करी कि जो एज ए यंगस्टर उनका क्या अचीवमेंट था, तो एक वाकया जो है, जब 1948 के अंदर हैदराबाद ने भारत में विलय होने से मना कर दिया था और वहाँ के निज़ाम जो थे वो एक मिस्टर कासिम रिजवी, वो जो अलीगढ़ से बैरिस्टर थे, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उनके कहने में आके और जो भी उनके सुझाव देने वाले थे कि हम भारत में विलय नहीं होंगे, और कासिम रिजवी ने रज़ाकार 1.5 लाख रज़ाकार इकट्ठे किए और उन्होंने कहा कि हैदराबाद भारत में विलय नहीं होगा। पाकिस्तान आर्मी के वहाँ पे ऑफिसर्स भी पहुँच गए और 1.5 लाख रज़ाकार खड़े हो गए, निज़ाम की आर्मी खड़ी हो गई और एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया कि हम यहाँ पे शरिया कानून चलेगा और ये भारत में विलय नहीं होगा। तो इंडियन आर्मी की फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न को ये टास्क मिला और आर्मर्ड डिवीज़न 1948 के अंदर हैदराबाद की तरफ रवाना हुई और उसमें एक यूनिट फर्स्ट गार्ड, 17 पुना हॉर्स, 3rd कैव, ऐसे यूनिट्स के उल्लेख आते हैं। और फर्स्ट गार्ड की कंपनी कमांडर थे मेजर सगत सिंह उस वक्त। और इन रजाकारों ने एक्शन शुरू किया बीदर, नांदेड़ और 2-4 और शहर, गुलबर्गा, वहाँ पे बड़े तादाद में मैसेकर्स, 5 से 10 हज़ार आदमी, एक सुंदरलाल कमेटी जो बाद में बनी है जिसकी रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं हुई, 5 से 10 हज़ार आदमियों का मैसेकर किया गया, महिलाओं के साथ में रेप हुए और बीदर वाज द फ्लैश पॉइंट। तो उसमें जब ये फौज रवाना हुई और मेजर सगत सिंह कंपनी कमांडर थे, उनके साथ में आर्मर का स्क्वाड्रन था, 17 पुना हाउस का स्क्वाड्रन था, आर्मर्ड कार थी, स्टुअर्ट टैंक हुआ करते थे उस वक्त। तो इनको पता लगा कि बीदर के अंदर अभी मतलब मैसेकर किसी भी तरह शुरू हो जाएगा। रजाकार्स के पिकेट्स थे, लेकिन पिकेट्स जो हैं वो अभी पूरी तरीके से लगे नहीं हैं। तो ये तुरंत अपनी फौज लेके बीदर में घुस गए और बीदर को कैप्चर कर लिया। तो जो बीदर वालों का कहना है कि अगर आप नहीं आए होते आज तो कल तक हम नहीं होते। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो किताबों से और ये जनरल रणधीर की बुक में भी ये इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद में 2nd 3rd GR कमांड करी, 3rd GR कमांड करी और 1959-1960 में भारत सरकार का पुर्तगाल की सरकार से वार्ता शुरू हो गई कि भाई आप जो यहाँ से, जो गोवा से जो पुर्तगाली हैं, आप अपनी सेना हटाइए, अब यह भारत का पार्ट बनेगा।
तो पुर्तगाल में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डिक्टेटर थे सलाजार। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये यहाँ से ये नहीं हटेगा, हम नहीं हटेंगे, हमारा ये गोवा पुर्तगाल का पार्ट है। और ब्रिटेन न्यूट्रल रहा। यूएन ने बोला रेफरेंडम करें। यूएसए ने बोला कि आप सेना का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ सोवियत यूनियन ने साथ दिया कि आप ये भारत का पार्ट है। उस वक्त 17 डिवीजन रवाना हुई और अच्छा नहीं, तो मैं 1959-60 की बात कर रहा हूं। तो उस वक्त पैरा ब्रिगेड कमांडर कौन बनेगा, क्योंकि पैरा ब्रिगेड के लिए एक रोल ये आ गया था कि अगर किस स्पीड से ऑपरेशन करना है तो पैरा ब्रिगेड एम्प्लॉय होगी। अब हमें चाहिए कमांडर जो कि डिसाइसिव हो। तो ऐसा हुआ नहीं है कि पैरा ट्रूपर ना हो पैरा ब्रिगेड का कमांडर। उसके बाद भी नहीं हुआ। जनरल सगत थोरो हार्डकोर इन्फेंट्री अफसर थे, पैरा ट्रेनिंग कैवलियर और हार्डकोर इन्फेंट्री अफसर। पैराशूट से और पैराशूट रेजिमेंट से उनका कोई संबंध नहीं था, पर चीफ ने उनको पिक किया। और लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह थे, जीओसी ईस्ट वेस्टर्न कमांड, पहले एमएस ब्रांच के अंडर में ये ब्रिगेडियर्स के बोर्ड नहीं हुआ करते थे शायद, तो एमएसएक्स वगैरह भी बनी है। तो लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह जी थे, जीओसी ईस्ट वेस्टर्न कमांड, वो और चीफ, इन्होंने जनरल सगत सिंह को हैंड पिक किया और पैरा ब्रिगेड कमांडर बनाया। वो काफ़ी रिजेंटमेंट था पैरा ट्रूपर्स के अंदर कि ये इनको कैसे कमांडर बना दिया, लेकिन वो कमांडर बने और उसके बाद वो पैरा ट्रूपर बने। 45-46 साल की शायद उम्र रही होगी उस वक्त उनकी। और उसमें उन्होंने जो हमारा पैरा की बेसिक कोर्स होता है उसकी जो मैक्सिमम एज है 30 साल से नीचे होना चाहिए। 30 साल से ऊपर है तो आपको पैरा बेसिक कोर्स नहीं करने देता, आपको प्रोबेशन ही नहीं करना। 25 साल से ऊपर प्रोबेशन नहीं करने देते। अभी तो आप समझ लीजिए एज 25 होती है। उन्होंने 45 साल की उम्र में पैरा बेसिक कोर्स किया और वो पैरा ब्रिगेड कमांडर बने। और गोवा का ऑपरेशन आपने देख ही लिया है। गोवा में 3,500 आदमी थे और सालाजार का हुक्म था फाइट टू लास्ट मैन लास्ट राउंड। ये गवर्नर जनरल जो था वहाँ पे मैनुअल सिल्वियो, he was the general of Indian Portuguese army and he was given order fight till last man last round, don't surrender। लेकिन पैरा ब्रिगेड की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इससे पहले वो संभलते, ये लोग घुस गए। और जब उन्होंने देखा लड़ाई हुई, करीब 97 के करीब इंडियन आर्मी की फेटल कैजुअल्टीज, 30 के करीब इंडियन आर्मी की फेटल कैजुअल्टीज हुई और 97-100 के करीब पुर्तगाली मरे। उसके बाद में जब वो उनके जनरल ने देखा कि ये तो बिल्कुल ओवरवेल्म हो गए, तो पणजी पहुंच गए, तो उसने सरेंडर कर दिया। 3,300 पुर्तगाली सैनिकों ने सरेंडर किया और ये सबसे स्पीड वाला ऑपरेशन था। उसके बाद में 67 का जो इंसिडेंट है, 11 सितंबर 1967 में, उससे पहले क्या हुआ है कि चाइनीज़ का बिल्डअप नाथुला और चोला के ऊपर शुरू हो गया था। जनरल सगत को पता लग गया था कि यहाँ कुछ होने वाला है। उन्होंने पहले ही आर्टिलरी मूवमेंट एंटिसिपेशन में आर्टिलरी मूव कर दी, यूनिट्स मूव कर दी, ब्रिगेड्स मूव कर दी, सोल्जर्स प्रेस कर दिए और उसके बाद में बार्ड वायर लगाने को कहा। सेकंड ग्रेनेडियर्स थी, 18 राजपूत थी और इंजीनियर की कंपनी थी, बार्ड वायर लगा रहे थे। चाइनीज़ ने फायर किया, 80 हमारे उस दिन करीब 33 के करीब आदमी मरे। इमीडिएटली वहाँ पे थे ब्रिगेड कमांडर MM बख्शी, उन्होंने आर्टी फायर मांगा। जनरल साहब ने पूछा नहीं किसी से, उस वक्त आर्टी फायर खोलने के लिए प्राइम मिनिस्टर से परमिशन आती थी। बिना पूछे आर्टिलरी खुली और आर्टिलरी के गोले पहुँच रहे हैं। इधर से जनरल सगत सिंह भी फॉरवर्ड ट्रेंचेस में पहुँच रहे हैं। गैंगटोक से नाथुला पहुँचने में करीब 1.5-2 घंटे का समय लगता है। जनरल सगत वहाँ पहुँचे और उस वक्त जब इनिशियल असॉल्ट आता है, जो हम सब लोगों ने यहाँ पे बड़े पुराने वेटरन्स बैठे हैं, जब कांटेक्ट होता है, जो पॉइंट यूनिट्स हैं जहाँ पे फायर चल रहा है, उसके बाद में जो पीछे के लोग होते हैं वो थोड़े डिसरे में हो जाते हैं हमेशा, चाहे कोई सी भी यूनिट हो। तो जब जनरल सगत पहुंचे तो सेकंड ग्रेनेडियर्स की पॉइंट यूनिट आगे लड़ रही थी, लेकिन पीछे कुछ अफरा तफरी मची हुई थी। तो जनरल सगत स्टेन गन के साथ में पहुंचे, उन्होंने ग्रेनेडियर्स वालों को, लड़कों को बोला आगे बढ़ो, और उनके साथ में फिर जनरल ये ग्रेनेडियर्स के लड़के आगे गए और डट के लड़े। और 340 के करीब चाइनीज जो है वो 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक लड़ाई चली। 340 के करीब चाइनीज मारे, 80 हमारी कैजुअल्टीज हुई। उसके बाद चाइनीज सफेद झंडे लेके आए कि हमें हमारी डेड बॉडी उठाने दो। डेड बॉडी की वहाँ पे वो प्लेटो है, वहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है, तो सब फैले हुए पड़े थे। तो सफेद झंडा खड़ा किया कि भाई अभी हमारी बस हो गई, अभी हमें डेड बॉडी उठाने दो। लड़ाई बंद हुई
और उसके लेकिन 20-21 दिन बाद चोला में वही काम हुआ, लेकिन हम पहले से तैयार थे, वहाँ 60-70 चाइनीज बने, उधर भी उन्होंने। उसके बाद में करीब 53 साल तक दोबारा उधर झगड़ा नहीं हुआ चाइनीज के साथ में। तो ये जनरल सगत सिंह का डिसाइसिव एक्शन एंड बीइंग एट द फ्रंट, आगे बढ़ के जवानों के साथ और उनके साथ में बिल्कुल खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के जो लड़ने का जो मादा था, वही मादा उनको हमेशा, उसी मादे ने उनको जीत दिलाई है। और जो भी लड़ाई की जो इतिहास हम पढ़ते हैं, चाहे पुराना इतिहास लें चाहे नया इतिहास लें, जब जब भी कमांडर आगे बढ़ के लड़े हैं, जीत हुई है उसी फौज की। तो ये मैंने गुणा इनके जीवन से। अब आती है 71 वॉर की बात। तब तक ये 4 कोर कमांडर बन गए थे और ये जो आपको थ्रस्ट मैप में जो एरो दिखाए हैं उसमें 57 डिव, 23 डिव और 8 डिव 4 कोर की डिविजन्स थी, वो एडवांस कर रही थी और सामने मेघना रिवर आ गई। तो ये मेघना रिवर क्रॉसिंग कोई प्लान्ड ऑपरेशन नहीं था कि किसी ने आपको आर्मी हेडक्वार्टर ने बताया हो। ये कहीं रिवर क्रॉसिंग का आर्मी का एक तरीका होता है। मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, तो रिवर क्रॉसिंग अपने आप में एक ऑपरेशन होता है। और मेघना जैसी रिवर को क्रॉस करने के लिए अगर आज भी हम एक्सपीडियंट लगाएंगे तो कम से कम भी 15 दिन लगेंगे, कम से कम भी 15 दिन लगेंगे। तो 2 राठौड़ इकट्ठे हो गए, चंदन सिंह राठौड़ और सगत सिंह राठौड़। वो ग्रुप कैप्टन थे, ये जनरल थे। तो उन्होंने बोला, चंदन सिंह राठौड़ मेरे जो वाइफ हैं उनके मामा, उनके नानो सा लगते हैं, अभी नहीं है इस दुनिया में। तो मैंने उनसे ही बात की है बैठ के कि नानो सा कैसे किया था आपने ये काम, कि भाई हम दोनों ने, वो आए मिले कि चंदन क्रॉस करा देगा क्या। उन्होंने बोला हाँ मैं करा दूंगा क्रॉस। 110 सॉर्टी MI4 हेलीकॉप्टर की और 311 इन्फेंट्री ब्रिगेड उठा के पार लगा दी। टैंक नहीं पहुंचे लेकिन इन्फेंट्री ब्रिगेड पार पहुंच गई। और उसके बाद में स्पीड इतनी थी कि 9 दिसंबर को रिवर क्रॉसिंग हुई है और 16 दिसंबर को ढाका। पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि अब तो हमने सारे पुल उड़ा दिए मेघना पे, हम तो ये इंडियन एडवांस ही नहीं कर सकते। 9 दिसंबर को क्रॉसिंग हुई और 16 दिसंबर को ढाका। उनके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो हम लोग बात करते हैं मिलिट्री हिस्ट्री में, जनरली जब हम एकेडमी में आए तो हमें मैकार्थर पढ़ाया गया, हमें विंगेट स्लिम पढ़ाया गया, हमें रोमेल के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन हमें जनरल सगत नहीं पढ़ाए गए। भारत के डगलस मैकार्थर और रोमेल जनरल सगत सिंह है। तो जो सब लोगों ने बताया है कि आज बांग्लादेश है, और जो ढाका का जो सरेंडर हुआ वो डिसाइसिव स्पीड जो इंडियन आर्मी की थी कि 9 तारीख को क्रॉसिंग हुई और 16 तारीख को 7 दिन के अंदर आप ढाका पहुंच गए, इतनी स्पीड से कोर पहुंच गई वहां पे। ये कारण था ढाका के गिरने का, ये कारण था कि 93,000 पाकिस्तानियों को हमने पकड़ा। तो धन्यवाद बहुत बहुत मेघराज सिंह जी और ब्रिगेडियर जय शेखावत आपका कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया और ऐसे महान सेना नायक के बारे में मुझे कहने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर सौरभ सिंह जी।